हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई थी उसमें से हम दो टेक्निक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप एंड सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जब हमने सेकंड टेक्निक पढ़ी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तो उसमें हमने पढ़ा बेस्ट प्रैक्टिस में से जो बेस्ट टेक्निक है उसको हम फर्दर रिफाइंड करके एक स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं जिसको कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकता है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्क स्टडी टेक्निक की। और वर्क स्टडी टेक्निक में चार टेक्निक इंक्लूड है। फर्स्ट मेथड स्टडी, सेकंड मोशन स्टडी, थर्ड टाइम स्टडी एंड फोर्थ इज फटीग स्टडी। अभी हम सबसे पहले मेथड स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। मेथड स्टडी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। जो मेथड स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस तरह का एक वे फाइंड करना जो कि किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट हो। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। बेस्ट वे को फाइंड करने के लिए बहुत सारे जो है पैरामीटर्स होते हैं। राइट फ्रॉम procurement of raw material till the final product it is delivered to the customer, every activity is part of method study. रॉ मटेरियल डिसाइड करने से लेकर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक, मीन्स कस्टमर को डिलीवर करने तक जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको हम क्या कहें? टेलर डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। टेलर ने डेवलप किया जो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट था वो बाय यूजिंग मेथड स्टडी, मेथड स्टडी को यूज करके। फोर्ड मोटर कंपनी यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली। जो असेंबली लाइन का जो मेथड था जो कि टेलर ने डेवलप किया था उसको जो है फोर्ड जो कंपनी है वो सक्सेसफुली फुल्ली उसका यूज कर रही है। इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट। और हालांकि और जो ऑटो कंपनीज हैं वो भी इसका यूज कर रही हैं। कौन से मेथड का? असेंबली लाइन मेथड का। The objective of the whole exercise is to minimize the cost of production. जो ये सारी एक्सरसाइज की जाती है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी। और जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमाइज करना, अधिक से अधिक करना एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। और प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि कस्टमर उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। For this purpose, many techniques like process charts and operation research etc. are used. और जो इस जो पर्पज को पूरा करने के लिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज, इन सब के लिए जो है बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती हैं, जैसे कि एक प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये इत्यादि जो टेक्निक्स जो है यूज की जाती है। फॉर डिजाइनिंग ए कार, the assembly line production would entail deciding the sequence of operations, place for man, machine and raw materials. जो है एक कार डिजाइन करने के लिए द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल। जो असेंबली लाइन जो प्रोडक्शन है वो क्या करता है? डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। वो ऑपरेशंस जो है किस तरह से होंगे, काम जो है वो किस तरह से किया जाएगा, इसकी एक सीक्वेंस डिसाइड करता है। एलिस फोरमैन, जो काम आदमी जो काम करते हैं उनके लिए एक डिसाइड प्लेस होता है, दूसरी जगह पे कौन काम करेगा। और मशीन्स, कहाँ पे कौन सी मशीन जो है एस्टेब्लिश की जाएगी एंड रॉ मटेरियल्स, ये सब जो है असेंबली लाइन प्रोडक्शन में डिसाइड किया जाता है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। और ये जो सब कुछ है मेथड स्टडी का ही एक
पार्ट है। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एटसेट्रा which are undertaken while going a typical job. मोशन स्टडी में हम किस चीज की स्टडी इंक्लूड करेंगे? मूवमेंट्स की, जैसे कि लिफ्टिंग, कोई सी प्रोडक्ट की लिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट को पुट करना, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस, और जो है कोई पोजीशन अगर चेंज होती है, इनके बारे में। विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग ए टिपिकल जॉब, इन सब को जो है हम इसका यूज हम कब करेंगे? जब कोई टिपिकल जॉब करते हैं। अननेसेसरी मूवमेंट आर साउट टू बी एलिमिनेटेड, अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं वो जो है कम किए जा सके, सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली, और इससे जो है टाइम जो है कम लगे और जॉब जो है एफिशिएंटली जो है कंप्लीट हो सके, इसके लिए हम जो है मोशन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गेलबर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशंस इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 to just 5. फॉर एग्जाम्पल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गेलबर्थ, एग्जाम्पल के लिए टेलर और उसका जो एसोसिएट है फ्रैंक गेलबर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशंस, वो जो है मोशंस को कम रिड्यूस कर पाए। किस तरह से? इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 to just 5, जैसे कि किसी ब्रिक की जो लेयरिंग करनी थी उसमें उन्होंने उस मोशन को जो है, मूवमेंट को जो है कितना कम कर दिया? 18 से वो जस्ट 5 पे ले आए। टेलर demonstrated that productivity increased to about 4 times by the process. और टेलर ने यह करके दिखाया कि प्रोडक्टिविटी जो है वो 4 गुना बढ़ गई इस प्रोसेस को फॉलो करने से, मोशन स्टडी को करने से। वन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन, फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट, अगर हम जो बॉडी मोशन है उस पर क्लोज एग्जामिनेशन करें तो एग्जाम्पल के लिए ये पॉसिबल है कि हम ये सब पॉइंट जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, जो मोशन जो है प्रोडक्टिव है, एक मोशन वो होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं। मोशंस विच आर एक्सीडेंटल, जो कि मतलब हो जाते हैं, जो मोशन हम नहीं करना चाहते, जो मूवमेंट हम नहीं करना चाहते, वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। और मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, कुछ मोशन जो है ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। टेलर यूज स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस, टेलर ने जो है स्टॉप वॉच का यूज किया, बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया और कलर्स का यूज किया, जो डिफरेंट मोशन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। थ्रू मोशन स्टडीज टेलर वाज एबल टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू रिड्यूस वर्कर्स ऑन देयर यूज। मोशन स्टडी करके टेलर ने जो है इस तरह के सूटेबल इक्विपमेंट डिजाइन किए और टूल्स को डिजाइन किया जिससे कि वर्कर्स उनका यूज कर सके, उसके लिए उनको एजुकेट किया। द रिजल्ट्स अचीव बाय हिम वर ट्रूली रिमार्केबल, और ये जो मोशन स्टडी करके टेलर ने जो रिजल्ट अचीव किए वो बहुत ही रिमार्केबल थे। अभी तक हम वर्क स्टडी टेक्निक में से जो 4 टेक्निक थी उसमें से 2 टेक्निक हम कर चुके हैं, और जो थर्ड टेक्निक है वो है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब, ये निश्चित करती है कि किसी भी वेल डिफाइंड जॉब को पूरा करने के लिए जो है कितने टाइम की आवश्यकता पड़ती है। टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क, जो भी कोई भी टास्क करने के लिए, किसी भी टास्क के छोटे से छोटा काम करने के लिए जो है एक टाइम मेजरिंग डिवाइस का यूज किया गया। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स, जो स्टैंडर्ड टाइम था उसको फिक्स किया गया फॉर द होल ऑफ द टास्क, कोई भी टास्क जो है करते हैं उसके लिए एक टाइम फिक्स किया गया बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स ली गई किसी भी काम को करके, और फिर जो है उसको
तो उसका एवरेज निकाला गया और एक स्टैंडर्ड टाइम उसके लिए फिक्स किया गया। The method of time study will depend upon volume and frequency of the task. जो टाइम स्टडी का जो मेथड है वो डिपेंड करता है काम की वॉल्यूम पे, कितना काम है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, और वो टास्क कितनी बार करना पड़ रहा है। द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन टाइम, जो ऑपरेशन का जो है किसी भी काम का जो है क्या साइकिल टाइम है, एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, और जो टाइम को मेजर करने में जो कॉस्ट आई उसको, इन सब का जो है इस मेथड में टाइम स्टडी मेथड में इंक्लूड किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। जो टाइम स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, टू बी एम्प्लॉयड जिनको लगाया गया है उसको निश्चित करना, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव, उनके लिए जो है इंसेंटिव स्कीम जो है वो जो सूटेबल है वो फ्रेम करना, एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और जो लेबर की कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करना। For example, on the basis of several observations, it is determined that standard time taken by the workers to make one cardboard box is 20 minutes. Example के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस, जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की गई उनके बेस पे यह निश्चित किया गया कि किसी भी वर्कर को एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो कितना है, 20 मिनट्स का। सो इन 1 आवर ही विल मेक 3 बॉक्सेस। तो 1 घंटे में वो कितने बॉक्सेस बना सकता है, कोई भी 3 बॉक्सेस। Assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift, और फिर माना गया कि कोई भी वर्कर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करता है, 8 आवर तक, एंड डिडक्टिंग 1 आवर फॉर रेस्ट एंड लंच, 1 घंटा जो है उनकी रेस्ट और के लिए और उनको लंच करने के लिए उसमें से डिडक्ट कर दिया गया। इट इज डिटरमाइंड दैट 7 आवर ए वर्कर मेक्स 21 बॉक्सेस। फिर यह निश्चित किया गया कि 7 घंटे में कोई भी वर्कर 21 बॉक्सेस बना सकता है, क्योंकि जो है 1 घंटे में वो 3 बॉक्स बनाएगा, 20 मिनट में 1 बॉक्स बनाएगा, तो 1 घंटे में 3 बॉक्स बनाएगा और 7 घंटे में 21 बॉक्स बनाएगा। तो इस तरह से किसी भी काम करने को एक स्टैंडर्ड टाइम जो है निकल कर आ गया, जिससे हमें पता लग गया अगर कोई भी इम्प्लॉई अगर 7 आवर में 21 बॉक्स से कम बॉक्स बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो है काम कम किया। अब नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क ए वर्कर हैज टू डू। अब ये एक स्टैंडर्ड टास्क है जो कि एक वर्कर को करना है। वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं हम। फटीग स्टडी, a person is bound to feel tired physically and mentally if he does not rest while working। एक पर्सन जो है वो टायर्ड हो जाता है फिजिकली भी और मेंटली भी अगर वो रेस्ट नहीं करता वर्किंग आवर में। जैसे कि हम अगर कंटिन्यू 12 घंटे तक काम करते रहेंगे तो वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको ये प्रकृति होती है कि वो थक जाता है फिजिकली भी और मेंटली भी। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। जो जो रेस्ट के लिए जो इंटरवल दिया जाता है वो हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि वो अपना स्टेमिना जो है फिर से गेन कर सकता है और वर्क जो है वो फिर से अपनी जो पहले जिस कैपेसिटी से कर रहा था उसी कैपेसिटी से दोबारा कर सकता है। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इससे जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर कोई एम्प्लॉय रेस्ट करने के बाद फिर से काम शुरू करता है तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएगा और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing a task। Fatigue study में जो है हम ये निश्चित करते हैं
कि कितने अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद जो है हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इन ए प्लांट वर्कर टेक्स प्लेस इन 3 शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स ईच। एग्जाम्पल के लिए किसी भी प्लांट में मीन्स किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वो 3 शिफ्ट में काम करते हैं और जो प्रत्येक शिफ्ट है वो कितने आवर की होती है, 8 आवर की। Even in a single shift, a worker has to be given some rest interval to take her his lunch etc. एक शिफ्ट में वर्कर्स को जो है कुछ रेस्ट इंटरवल का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना लंच वगैरह कर सकें या फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए उसमें। इफ द वर्क involves heavy manual labor, then small pauses have to be frequently given to the workers. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फैक्ट्री में अगर हैवी मैनुअल वर्क है मींस जो है फिजिकल वर्क जो है बहुत ही हार्ड है तो उन छोटे छोटे पोजेज में मींस थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है फ्रीक्वेंट रेस्ट दिया जाता है so that he can recharge her his energy level of for optimum contribution, ताकि जो वर्कर्स है वो अपना एनर्जी लेवल फिर से रिचार्ज कर सके और जो है अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्शन में दे सके। देयर कैन बी मैनी काज ऑफ फटीग लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अनसूटेबल वर्क। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो थकान होती है। इसका रीजन हो सकता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर हो मतलब बहुत लंबे टाइम से जो है एम्प्लॉय काम कर रहा हो। डूइंग अनसूटेबल वर्क हो सकता है कि वो अनसूटेबल हो, जो वर्क वो कर रहा है वो उसको के लिए सूटेबल ही ना हो। हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशंस विद द बॉस, या हो सकता है वर्कर्स का जो है अपने बॉस के साथ जो है रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडली ना हो। और बैड वर्किंग कंडीशन, या फिर हो सकता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, वहां की जो वर्किंग कंडीशन है सही ना हो। मीन्स हो सकता है वहां बहुत अधिक गर्मी हो और एसी का प्रबंध ना हो, या फिर हो सकता है वहां पे बहुत ठंड हो और जो है ब्लोर वगैरह ना हो जिससे कि वो काम करने में उनको दिक्कत हो रही हो। सच हिंड्रेंस इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव्ड। गुड परफॉर्मेंस के लिए ये सब जो बाधाएं हैं उनको हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। अभी तक दो जो टेक्निक थी वो तो हम पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी हमने जो है वर्क स्टडी की जो है 4 टेक्निक और पढ़ी है और अभी एक ये लास्ट टेक्निक बची हुई है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें जो वेज को डिसाइड करने के लिए जो है एक टेक्निक लगाई जाती है। टेलर वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। टेलर जो है पीस वेज सिस्टम के जो है बहुत ही जो है उसको बहुत प्रेफर करते थे। He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. वो चाहते थे कि वो जो अधिक उत्पादन करते हैं जो वर्कर्स और जो वर्कर्स कम उत्पादन करते हैं मींस जो वर्कर कम काम करते हैं मतलब आलसी हैं या फिर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करते हैं, उनमें जो है एक डिफरेंट वो क्रिएट करना चाहते थे ताकि उनको पता लग सके कि किसने जो कौन जो वर्कर है उसने अच्छा काम किया है। The standard time and other parameters should be determined on the basis of the work study discussed above. एक स्टैंडर्ड टाइम और अदर पैरामीटर्स जो भी जैसे कि फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब जो है निश्चित की गई वर्क स्टडी में के बेस पे जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द वर्कर्स कैन देन बी classified as efficient or inefficient on the basis of these standards. हम इसके बेस पे जो है डिसाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन जो वर्कर है वो एफिशिएंट है और कौन नहीं है इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ही वांटेड टू रिवार्ड एफिशिएंट वर्कर्स। टेलर ये मानते थे कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हमें रिवार्ड देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, और जो आलसी है उसको पनिशमेंट मिलनी
चाहिए। सो ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म्ड अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म्ड बिलो स्टैंडर्ड। तो उन्होंने जो है डिफरेंट रेट ऑफ वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो एम्प्लॉय जो स्टैंडर्ड से ऊपर काम करते हैं और जो स्टैंडर्ड से नीचे काम करते हैं उनको में के बीच में जो है डिफरेंट क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इट इज determined that standard output per worker per day is 10 units। एग्जाम्पल के लिए ये हम निश्चित करते हैं, एक स्टैंडर्ड में हम निश्चित करते हैं कि जो आउटपुट पर जो है पर वर्कर की वो 10 यूनिट है एक दिन में, एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट ₹50 पर यूनिट। जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं या उससे ज्यादा काम करते हैं तो उनको ₹50 एक यूनिट के मिलेंगे, एंड दोज बिलो विल गेट ₹40 पर यूनिट। और जो है जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, मतलब जितना काम एक वर्कर को करना चाहिए उससे अगर कोई कम काम करता है तो उसको जो है ₹40 एक यूनिट के दिए जाएंगे। अगर कोई वर्कर 10 यूनिट से कम काम जो यूनिट बना पाता है तो उसको कम पैसे मिलने चाहिए। नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट विल गेट 11 into 50 रुपीज 550। अब अगर एक कोई एफिशिएंट वर्कर है वो 11 यूनिट बनाता है, विल गेट 11 into 50 रुपीज, तो वो जो है 550 रुपीज एक दिन में कमा सकता है। वेयर इज ए वर्कर हु मेक्स 9 यूनिट, लेकिन दूसरी साइड अगर कोई वर्कर जो कम काम करता है और सिर्फ 9 यूनिट बना पाता है तो वो 40 से उसको 9 को 40 से मल्टीप्लाई करके वो 360 रुपए पर डे कमा पाएगा। तो इससे क्या हुआ ना, एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया कि जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा वेज मिलेगी और जो कम काम करता है उसको कम मिलेगी। तो ये जो डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ ₹190 शुड बी एनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेट टू परफॉर्म बेटर। तो जो टेलर के अकॉर्डिंग क्या है, जो ₹190 का जो डिफरेंस है वो जो है कह रहे हैं कि जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको जो है काम करने के लिए एनकरेज करने के लिए जो है एनफ है। जैसे कोई इम्प्लॉय को अगर सिर्फ एक यूनिट कम बनाने से उसको ₹190 कम मिल रहे हैं तो वो जरूर कोशिश करेगा कि वो एक यूनिट ज्यादा बना के और जो है अपना जो ₹190 का जो लॉस है उसको पूरा कर सके। देयर मस्ट बी ए कंपनसेशन सिस्टम दैट डिफरेंशिएट दोज हु आर एबल टू अकम्प्लिश एक्सीड द फेयर डेज वर्क। और जो ज्यादा काम करते हैं उनके लिए जो है ये कंपनसेशन सिस्टम जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे कि उनको जो फेयर जो है डे की जो वेज है वो मिल सके। दिस डिफरेंशियल सिस्टम मस्ट बी बेस्ड ऑन द परमाइज। ये जो डिफरेंशियल सिस्टम जो है ये किस पे बेस होना चाहिए, इस प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए दैट एफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट। ये जो एफिशिएंसी निकल के आई है ये जॉइंट एफर्ट्स है, किसका, मैनेजर्स एंड द वर्कर्स, मैनेजर्स का और वर्कर्स का। thus rather than quarreling over the share in the resultant surplus, the workers and managers should work in harmony। इस बात पे झगड़ा न करके उनको हार्मनी से जो है काम करना चाहिए for maximizing the output rather than restricting it, और जिससे कि वो आउटपुट को अधिक से अधिक बढ़ा सके rather than restricting it, उसको कम करने की बजाय। ये जो वेज सिस्टम जो है, मेंटल रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व ए चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में जो है इन्वॉल्व करेंगे एक चेंज जो है वर्कर्स और मैनेजमेंट के एटीट्यूड में, ताकि वो दोनों जो है आपस में कंपटीशन करने की बजाय एक दूसरे को कोऑपरेशन कर सके। both should be realized that they require one another। दोनों को ये रियलाइज होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। both should aim to increase the size of surplus। दोनों को का एम होना चाहिए कि वो जो है सरप्लस को इंक्रीज करें। द
दिस वुड एलिमिनेट द नीड फॉर एनी एजिटेशन। वो ये जो है किसी भी तरह का आपसी मतभेद को तो कम करेगा। मैनेजमेंट शुड शेयर ए पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स। मैनेजमेंट को चाहिए कि जो सरप्लस जो रिवेन्यू अर्न किया गया है वो वर्कर्स के साथ भी शेयर किया जाए। वर्कर्स शुड आल्सो कंट्रीब्यूट देयर माइट सो दैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। और वर्कर्स को भी चाहिए कि वो जो है अपना पूरा योगदान जो है कंपनी में दे सकें, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो सके। दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड आल्सो फॉर द कंपनी। ये जो एटीट्यूड है वो मैनेजर और वर्कर्स दोनों के लिए ही अच्छा है और कंपनी के लिए भी। इन द लॉन्ग रन ओनली वर्कर्स वेलबींग विल एंश्योर प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग रन में जो है वर्कर्स की प्रोस्पेरिटी ही जो है बिजनेस के प्रोस्पेरिटी हो सकती है। Today, many new techniques have been developed as a sequel to scientific management. अब ये जो है आजकल बहुत सारी टेक्निक जो है डेवलप की गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेस पे। सिमिलरली असेंबली लाइन वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर। इसी तरह से असेंबली लाइन को भी जो है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा डिस्कवर किया गया, विच वाज यूज्ड वेरी सक्सेसफुली बाय फोर्ड मोटर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सिमिलरली असेंबली लाइन वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर। इसी तरह से जो है असेंबली लाइन भी जो है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा डिस्कवर की गई, विच वाज यूज्ड वेरी सक्सेसफुली बाय फोर्ड मोटर कंपनी, जिसको कि फोर्ड मोटर कंपनी ने बहुत ही सक्सेसफुली यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल टी कार फॉर द मासेस। और जो है उन्होंने मॉडल टी कार का मैन्युफैक्चरिंग जो है इसी जो असेंबली लाइन जो बेस टेक्निक थी उसी की बेस पे किया। दिस कॉन्सेप्ट इज मच यूज नाउ। इस कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो है मेन पर्पज क्या है, वेस्टेज को जो है कम से कम करना। Nowadays, robotics and computers are being used in production and other business activities. इन दिनों में जो है रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स का जो है बहुत अधिक यूज किया जाता है प्रोडक्शन में और दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज में। दिस इज पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इट हैज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल। और इससे जो है प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। टेलर ने जो है बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं और ये सारी टेक्निक्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। और ये जो लास्ट में जो हमने टेक्निक पढ़ी है स्पाइस वेज सिस्टम, इस टेक्निक को यूज करके जो है टेलर ने बेथलेहेम स्टील कंपनी में बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया था। और इसमें उन्होंने वर्कर्स को जो है वेज उसी हिसाब से दी थी जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था। इससे जो है वर्कर्स को मोटिवेशन भी मिलता है। और इस टेक्निक के बेस पे जो है एफडब्ल्यू टेलर को जो है प्रमोशन भी दिया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।